Hello everyone and good morning. My name is Vivek Sharma and today we have three articles to discuss. First article is about defection, second article is about North Central Island and third article is about iron and steel production policy of Government of India. So let's talk about the first article. अभी सुप्रीम कोर्ट में एक मुद्दा पहुंचता है अबाउट डिफेक्शन लॉ. अब देखिए डिफेक्शन लॉ जो है ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के शेड्यूल 10 में मेंशन किया गया है. ऑल्दो ये ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं था. हुआ ये कि 1960-70s के अंदर डिफेक्शन की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा बढ़ गई थी. अब डिफेक्शन क्या होता है? लेट्स से ये एक पर्सन है जिसका नाम है राजू. अब राजू एक पॉलिटिकल पार्टी से बिलोंग करता है ए. लेट्स से अब दूसरी पॉलिटिकल पार्टी इसे पोच करने की कोशिश करती है जहां पर राजू को या तो मिनिस्ट्री ऑफर की जाती है या कैश ऑफर किया जाता है या कोई और चीज ऑफर की जाती है जिससे कहीं ना कहीं राजू अपनी पॉलिटिकल पार्टी को छोड़ के दूसरी पार्टी ज्वाइन कर ले. अब इससे बहुत ज्यादा इंडिया के अंदर पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी इंक्रीज हो रही थी. इंस्टेबिलिटी क्यों? कभी भी सरकार आपकी गिर जाती थी. तो जिसकी वजह से 1985 के अंदर हम एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट लेके आते हैं जिससे आपका 10th शेड्यूल ऐड किया जाता है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में और इस कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड होने के बाद एंटी डिफेक्शन लॉ आपका आता है. अब देखिए दो सिनेरियो जिसमें एंटी डिफेक्शन लॉ आपका एप्लीकेबल नहीं होता है. इन केस अगर पर्सन स्पीकर है और वो अपनी पार्टी की मेंबरशिप छोड़ देता है तो ये लॉ एप्लीकेबल नहीं होगा. और या आपकी पार्टी में 2/3 पर्सन मर्जर के लिए कहीं ना कहीं मान जाए तो भी आपके ऊपर ये लॉ एप्लीकेबल नहीं होगा. बट इन केस आपने वॉलंटरी अपनी पार्टी की मेंबरशिप छोड़ दी तब भी ये लॉ आपके ऊपर एप्लीकेबल होगा. या आपने ऐसा किया कि लेट्स से अपनी पार्टी के विप्स के अगेंस्ट आपने किसी मुद्दे पे वोट किया तब भी आपके अगेंस्ट ये एप्लीकेबल हो सकता है. थर्ड सिनेरियो ये होता है कि अगर मान लीजिए एक नॉमिनेटेड पर्सन है वो इलेक्शन के बाद नॉमिनेटेड मेंबर है वो 6 महीने के बाद किसी पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन करता है तो भी वो पर्सन क्या हो सकता है? डिस्क्वालीफाई हो सकता है. एंड लास्ट में अगर कोई इंडिपेंडेंट कैंडिडेट है, निर्दलीय है और वो किसी पॉलिटिकल पार्टी को इलेक्शन के बाद ज्वाइन करता है तो भी वो डिस्क्वालीफाई हो सकता है. तो मतलब यहां पे ये है कि चार सिनेरियो ऐसे जहां पर ये डिफेक्शन लॉ आपका एप्लीकेबल होता है और पर्सन की मेंबरशिप जो हाउस की है वो स्थगित की जा सकती है. अब यहां सबसे बड़ा इशू आता है कि इस सारे मुद्दे को एड्रेस कौन करता है? स्पीकर. अब लेट्स से स्पीकर इसको एड्रेस करते हैं तो स्पीकर के पास यहां पर टाइम फ्रेम कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ भी मेंशन नहीं किया गया जिसकी वजह से फ्रीक्वेंटली इस पूरे मुद्दे को डिले किया जाता है. एंड सुप्रीम कोर्ट ने यही कहा कि भाई देखो हम स्पीकर को ये तो नहीं कह सकते कि भाई आप क्या डिसीजन लो, बट इन डिसीजन कहीं ना कहीं गलत है एंड कहीं ना कहीं हम उन्हें ये डिसीजन लेने के लिए तो कुछ नहीं कह सकते बट एक रीजनेबल टाइम दे सकते हैं जिसके अंदर वो अपने डिसीजन को फ्रेम करे. यहां पर आर्टिकल 142 को सुप्रीम कोर्ट यूज कर रही है जो कि उसकी एक एक्स्ट्रॉर्डिनरी पावर है जस्टिस को इंश्योर करने के लिए. तो कहा जाता है कि भी अब यहां पर आप तेलंगाना का केस देखें तो वहां पर डिले देखने को मिल रहा है. 2024 में एक पिटीशन फाइल की गई थी और पहला नोटिस जनवरी 2025 में इशू किया गया. तो फ्रीक्वेंटली जो लीगल प्रोविजंस है उसको एक्सप्लॉइट किया जा रहा है जिससे कहीं ना कहीं यहां पे डिले देखने को मिल रहा है. तो डिले इन डिसाइडिंग डिफेक्शन केसेस तो ये कहीं ना कहीं पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी को प्रमोट करता है और कहीं ना कहीं अनएथिकल डिफेक्शन यहां पर प्रमोट करता है. तो कोर्ट ये कहता है कि भाई एक रीजनेबल टाइम के अंदर आपको डिसाइड करना होगा कि कैसे उन पर्सन को या तो आप डिस्क्वालीफाई करने वाले हो या नहीं करने वाले हो, वेदर वो उस डेफिनेशन के अंदर सूट करते हैं कि नहीं. तो यहां पे कहीं ना कहीं आप ये मान के चलो कि पॉलिटिकल अपॉर्चुनिटिज्म को हम डिस्करेज करना चाहते हैं, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी को हम प्रमोट करना चाहते हैं. हम चाहते हैं कि भाई करंट जो एंटी डिफेक्शन लॉ है वो और ज्यादा स्ट्रेंथन हो जिससे टाइमली यहां पर एक्शन लिए जा सके जो पर्सन डिफेक्शन लॉ के अंदर गिल्टी हैं. एंड मोर ओवर यहां पर जुडिशियल ओवरसाइट रहेगी स्पीकर के रोल के ऊपर. तो कहीं ना कहीं जो जो स्पीकर का पूरा लाइक पावर है उसको स्पीकर ही इंजॉय करेंगे बट स्टिल उनके ऊपर एक टाइम फ्रेम यहां पे लगाया जा सकता है. तो डिफेक्शन जब पार्टी स्विच करता है कोई लेजिस्लेटर उसे कहा जाता है. 1985 में 52nd अमेंडमेंट के साथ 10 शेड्यूल को ऐड किया गया था. तो डिफेक्शन से रिलेटेड वैसे डिस्क्वालिफिकेशन से रिलेटेड 10 शेड्यूल के अलावा आर्टिकल 102 भी है. लेजिस्लेटिव असेंबलीज में आर्टिकल 191 भी है. अब यहां पे जुडिशियल रिव्यू क्योंकि बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है तो जुडिशियल रिव्यू इस चीज के ऊपर हो सकता है. रिसेंटली आपको ऐसे कुछ केसेस देखने को मिले जैसे
कांग्रेस जेडीएस गवर्नमेंट गिर गई थी कर्नाटका में, क्योंकि कुछ 17 एमएलए ने बीजेपी पार्टी को ज्वाइन कर लिया था। सेम एकनाथ शिंदे फैक्शन का भी आपको केस देखने को मिला था। एंड अभी रिसेंटली आपको गोवा के अंदर भी एक केस देखने को मिला था, जहां पर 10 कांग्रेस के एमएलए बीजेपी में शामिल हो गए थे। तो ये चीजें आपको यहाँ पे याद रखने, हो सकता है मेंस में एज एन एग्जांपल आप इसे यूज कर सकें। नाउ लेट्स कम टू दी सेंटली आइलैंड के बारे में। सेंटली अगर हम बात करें, एक आप कह सकते हो कि ट्राइबल पॉपुलेशन है जो ज्यादा लोगों से मिलना पसंद नहीं करती है, मतलब आइसोलेशन में रहना इन्हें बहुत अच्छा लगता है। एंड अगर कोई बाहर से इंसान आता है तो कई केसेस में हम ये देखते हैं कि ये हॉस्टाइल हो जाते हैं और कहीं ना कहीं पर्सन के ऊपर अटैक भी कर सकते हैं। तो ये अब ओरिजिनल आपका ट्राइब है, जो कि आपको कहां पर देखने को मिलता है, अंडमान एंड निकोबार में देखने को मिलता है। एंड गवर्नमेंट ने इनको प्रोटेक्ट करने के लिए यहां पर किसी भी पर्सन को इस आइलैंड के आसपास आने से मना कर रखा है। तो ये आइलैंड आपका अंडमान एंड निकोबार, ये है आपका, इसके बिल्कुल बगल में यहां पे लोकेटेड है। यहां पर आपको सेंटलीज ट्राइब देखने को मिलता है एंड ये इंडिजिनस ग्रुप है, जिसको आप ये कह सकते हो कि आउटसाइडर की तरफ थोड़े से हॉस्टाइल है। तो अभी 24 साल का एक युवक अमेरिका से इस एरिया में पहुंचा, जिसकी वजह से अभी पुलिस ने इसे अरेस्ट कर लिया है। तो ये आपको यहां पे याद रखना है। अब देखो, इनकी कल्चरल ऑटोनॉमी को प्रोटेक्ट करना है, इस वजह से भी इनको आइसोलेटेड रहने के लिए हम लाइक प्रमोट करते हैं। कहीं ना कहीं इनकी जो डिजीज वर्नेबिलिटी है वो इंक्रीज हो जाएगी बाहर के ह्यूमंस के कांटेक्ट के साथ। एंड कहीं ना कहीं पोटेंशियल यहाँ पर एपिडेमिक्स भी आपकी, मतलब महामारी भी फैल सकते हैं उस वजह से भी। एंड वैसे तो ये डिफेंसिव नेचर के हैं, बट अगर कोई आउटसाइडर आ जाए तो उस केस में ये काफी हॉस्टाइल हो जाते हैं एंड कहीं ना कहीं अटैक भी कर सकते हैं। तो जिस वजह से गवर्नमेंट कहते हैं कि वी शुड नॉट इंटरफेयर इन देयर नॉर्मल डे टू डे अफेयर्स। तो ये चीज आप यहाँ पे याद रख सकते हैं। नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट आर्टिकल, जहां पे हम बात करेंगे स्टील पॉलिसी इंडिया की। देखिए, चाइना और बाकी अगर कंट्रीज की बात करें तो वो अपने गवर्नमेंट टेंडर्स के अंदर जो बाहर की कंट्रीज हैं उनके स्टील को प्रमोट नहीं करती है। तो हम ऐसा ही एक रेसिप्रोकल क्लॉज लेके आए हैं, जहां पर हम अपने डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग आयरन एंड स्टील प्रोडक्ट पॉलिसी 2025 में कहते हैं कि हम इंडियन स्टील को प्रायोरिटाइज करेंगे। खासकर हमारा यहाँ पर फोकस चाइना के ऊपर है, जहां पर हम गवर्नमेंट प्रोक्योरमेंट के अंदर हम ये कह रहे हैं कि डोमेस्टिकली मैन्युफैक्चर्ड आयरन को हम यूज करेंगे। अब इससे डोमेस्टिक आयरन की प्रोडक्शन इंक्रीज होगी, तो कहीं ना कहीं इंप्लॉयमेंट भी इंक्रीज होगी, इकोनॉमी भी रन होगी, क्योंकि वन ऑफ द कोर इंडस्ट्रीज में से एक है। आपको पता होगा कोर इंडस्ट्रीज क्या होती है, जिससे काफी सारी एंसिलरी सेक्टर्स आपके जुड़े होते हैं, तो उसमें से एक है। तो इस वजह से इसमें बेनिफिट मिलेगा, हमारी डिपेंडेंसी दूसरी जगह से इंपोर्ट करने पे रिड्यूस होगी। एंड वैसे भी ये रेसिप्रोकल है, तो टिट फॉर टैट कि भाई तुम हमारे लिए ऐसा कर रहे हो तो हम भी तुम्हारे लिए सेम वैसा ही करेंगे। तो साथ के साथ हम आत्मनिर्भर भारत को भी यहाँ पे प्रमोट कर पाएंगे। अब देखो, इस पॉलिसी में क्या कहा गया है कि भाई डोमेस्टिक प्रोडक्शन आपकी जरूरी है प्रोक्योरमेंट के लिए, कि भाई आयरन एंड स्टील सबसे पहले जो इंडिया में हो, जैसे फ्लैट स्टील हो, बार हो, रॉड हो, रेलवे मटेरियल हो, वो सिर्फ इंडिया में मैन्युफैक्चर सबसे पहले हम यूज करेंगे। अगर फिर भी रिक्वायरमेंट फुलफिल नहीं होती तो बाहर का यूज कर सकते हैं। अब इसमें क्या क्लॉज लेके आए कि भाई वो मेल्ट और सॉलिडिफाई इंडिया के अंदर होना चाहिए, तभी वो इंडियन स्टील की कैटेगरी में आएगा। इंडिया ने ये क्यों करा? क्योंकि इंडिया के जो स्टील है उसको भी कई लीगल टेंडर्स के अंदर कई कंट्रीज कहीं ना कहीं ब्लॉक करते हैं, तो इस वजह से तो यहां पर कहीं ना कहीं आप ये मान के चलो कि अ, अभी फॉरेन बिडिंग आप अलाउ नहीं कर रहे हैं, अनलेस अपने पास अपने खुद का लाइक ऐसा कोई कॉन्ट्रैक्ट में मेंशन हो कि फॉरेन गुड वहां पर चाहिए, तब तक हम उसको अलाउ नहीं कर रहे हैं। तो ये चीज आपको देखने को मिल रही है। अब देखो, स्टील की बात कीजिए तो स्टील एक अलॉय है आयरन और कार्बन का, जिसमें कई बार मैग्नीशियम, क्रोमियम और निकल को भी मिक्स किया जाता है। जैसे कार्बन स्टील है, माइल्ड स्टील होता है, कंस्ट्रक्शन पाइप और मशीनरीज में यूज होता है। फिर अलॉय स्टील होता है, जैसे कार्स इन बाकी जगह पे, तो क्रोमियम और निकल इसमें मिक्स किया जाता है। स्टेनलेस स्टील की कैटेगरी में ही आ जाता है लगभग। स्टेनलेस स्टील आपका क्रोजन रेजिस्टेंस होता है, रेजिस्टेंट होता है, तो किचन वेयर्स और मेडिकल इक्विपमेंट्स में इसको यूज किया जाता है। एंड अगर टूल्स की बात कीजिए तो डाई और टूल बनाने के लिए भी आप आयरन स्टील का इस्तेमाल करते हैं। स्टील प्रोडक्शन के तीन मेजर मेथड्स हैं। फर्स्ट मेथड आपका ब्लास्ट फर्नेस प्रोसेस के थ्रू, जहां पर आप आयरन को और लाइमस्टोन को यूज करके उसे एक मेल्टिंग पोर्ट में डालते हो, कोल से उसे बर्न करते हो एंड देन यू कन्वर्ट इट इनटू स्टील। देन इलेक्ट्रिक आर्क फर्नेस, जहां पर इलेक्ट्रिसिटी का यूज किया जाता है, एंड डायरेक्ट रिडक्शन मेथड, जहां पर आप नेचुरल गैस के थ्रू इस पूरे प्रोसेस को कंडक्ट करते हो। तो ओवरऑल बात की जाए तो तीन ये आयरन बनाने के मेथड हैं। वैसे रॉ मटेरियल आयरन इंडस्ट्री में जो यूज होता है वो है आयरन और
कोक यानी कि आपका कोल जो कि रिड्यूसिंग एजेंट के तौर पे यूज होता है, लाइमस्टोन, स्क्रैप स्टील को भी आप रिसाइकलिंग के तौर पे यूज कर सकते हैं, एंड नेचुरल गैस। अभी आज के लिए आपके पास एक प्रैक्टिस क्वेश्चन है। द सुप्रीम कोर्ट हैज एम्फसाइज्ड दैट स्पीकर कैन नॉट डिले डिसीजन ऑन डिस्क्वालिफिकेशन पिटीशन indefinitely. Discuss the significance of ruling in strengthening the parliamentary democracy. अब इस क्वेश्चन को आपने अपने घर पे अटेम्प्ट करना है, एंड मेक श्योर डेली बेसिस पे इस तरह के आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस कीजिए ताकि मेंस में आपको कभी कोई प्रॉब्लम ना आए। तो आज के डिस्कशन में इतना ही था। धन्यवाद।